पांचवा है सोनार विधि। आइए सोनार विधि में देखते हैं क्या है। सोनार कहते किसे हैं, इसका मतलब, इससे मतलब है, सोनार का फुल फॉर्म होता है या इसका एब्रीविएशन होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी ये लिख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, एंड रेंजिंग, RANGING, रेंजिंग, रेंज का पता लगाया जाता है, कितने रेंज तक हमारी साउंड गई थी पराश्रव्य तरंगे। सामान्यतः हमारी यह आवाज़ जो है ये तरंगें पानी के अंदर जाती हैं, लेकिन ये बहुत गहराई तक नहीं जा सकती, या तो उसके लिए जो पानी में जो तरंगें जाती हैं वो पराश्रव्य तरंगें होती हैं। तो कैसे समुद्र की गहराई ज्ञात की जा सकती है? सोनार विधि से क्या किया जाता है, समुद्र की गहराई ज्ञात किया जाता है, या समुद्र में नीचे से कोई पनडुब्बी पास कर रही है तो उसको भी ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? मान लीजिए ऊपर आपकी नाव यहाँ पर है और यह पूरा समुद्र का पानी है, नीचे से कोई शत्रु की पनडुब्बी इधर से जो है गुजर रही है। ये नौ भी कोई गुजर रहा हो, कुछ इस आकार की बनी हुई होती है और इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो होता क्या है, इस नाव में, नाव कह लीजिए या जहाज़ कह लीजिए, यहाँ से पराश्रव्य तरंगें भेजा जाता है नीचे की तरफ और ये तरंगें टकरा करके पुनः वापस आती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से, और यह गहराई कितनी है, h है, तो पराश्रव्य तरंगों की चाल, पराश्रव्य तरंगों की चाल, इसको मान लीजिए c, ये प्रकाश का वेग नहीं होता है, तो इसका यह c होता है। यह ध्वनि की चाल से थोड़ा सा भिन्न होता है। जल में पराश्रव्य तरंगों की चाल जो है, अरे c नहीं, सॉरी, v मानते हैं। पराश्रव्य तरंगों के समुद्र में जाने तथा पराश्रव्य तरंगों के समुद्र में जाने तथा किसी अवरोध से टकराकर आने में लगा समय स्मॉल t हो तथा वह अवरोध समुद्र तल और तली में अंतर होता है। ऊपर वाला तल बोला जाता है, नीचे वाले सरफेस को तली बोली जाती है। तो तथा वह अवरोध समुद्र तल से h गहराई पर, गहराई पर हो तो यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय, फार्मूला वही रहेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी h गहराई गया, h गहराई ऊपर चला आया, तो h और h 2h हो जाएगा, चाल हो जाएगा VT। इसी फार्मूले से यहाँ से हो जाएगा
H इज इक्वल टू VT/2। तो इस फार्मूले से समुद्र तल के नीचे किस स्थान पे कोई पनडुब्बी है या कोई अवरोध है आप पता कर सकते हैं, या अगर कोई अवरोध नहीं है तो सीधे यह जाएगा, ये तरंगे जाएंगी समुद्र की तलहटी से टकराएंगी और फिर वापस आ जाएंगी। तो इसकी सहायता से समुद्र की गहराई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अल्प लंबाइयों का मापन या अल्प दूरियों का मापन, ये लंबी दूरियों का मापन था। अल्प दूरियों का माप। इसमें पहला पॉइंट हम दे रहे हैं, या फर्स्ट पॉइंट कह लीजिए, अल्प दूरियों वाले में आणविक व्यास का निर्धारण। किसी अणु के व्यास, तो आणविक व्यास का निर्धारण कैसे करते हैं। ये गलत जा रहा है, इस यहाँ पे होना चाहिए। आणविक व्यास का निर्धारण, इसमें ओलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात करने की विधि मैं बता रहा हूँ। ओलिक अम्ल एक साबुनी द्रव है, साबुन जैसा एक द्रव है। आणविक व्यास का, ओलिक एसिड के अणुओं का व्यास या अणु का व्यास, ओलिक एसिड के अणु का व्यास हम ज्ञात करने चल रहे हैं। ओलिक एसिड है क्या? ओलिक एसिड एक साबुनी द्रव है, साबुन जैसा एक द्रव है। क्या करते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओलिक एसिड का 1 ml, 1 cc, 1 मिलीलीटर कह लीजिए, उसको 1 cc भी कहा जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कहा जा सकता है। तो 1 ml, 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों एक ही होता है। तो करते क्या हैं, ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। यह जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड, ओलिक क्यों जल्दी जल्दी में मैं लिखता हूँ, ओलिक एसिड या अम्ल लिया गया और इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड हमने ले लिया और एक दूसरे कॉलम में 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लेते हैं। 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल। अब क्या करते हैं, इसको इसमें मिला देते हैं। इसको जब मिलाते ही इसका जो कंसंट्रेशन होता है, इसको जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, और सॉल्यूशन मतलब विलयन बन जाता है। और विलयन की सांद्रता कितनी होती है, विलयन की सांद्रता 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड, ओलिक एसिड प्रति 1/20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल।
एल्कोहल। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये देखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब है ओलिक एसिड, OA लिखते हैं ओलिक एसिड। 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में ALC, 20 सेंटीमीटर एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1/20 होगा। ये आप समझ गए कि 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड प्रति सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल, यह विलयन की सांद्रता हो जाएगी। अब क्या करते हैं, पुनः अब इस सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन है या विलयन है, इस विलयन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, और तो विलयन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिलाते हैं। इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और अलग से 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिए हैं, उसमें मिला दिया गया। तो जब हम इसको ले लेते हैं तो ये जो विलयन प्राप्त हुआ, यह जो विलयन प्राप्त हुआ, इसका सांद्रण मिलाते हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयन का सांद्रण, इस प्रकार प्राप्त विलयन का सांद्रण 1/20 गुणे 20। क्यों 1/20? तो इसका था और फिर 20 ml में बनाया या 20 सेंटीमीटर क्यूब में बनाया, तो फिर 20 से डिवाइड कर देंगे। 1/20 गुणे 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड, सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड प्रति सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल होगी, प्रति सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल। यानी एल्कोहल के प्रति सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड होगी। यह सॉल्यूशन बन के हमारा तैयार हो गया अलग से, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1/20 × 20 या 1/400 है। तो करते क्या हैं, जल ले लेते हैं, किसी पात्र में जल लेते हैं। अब अभी तक तो आपने यहाँ तक बनाया, ये सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने के बाद कोई एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में जल भर लिया जाता है। जल भरने के पश्चात इसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क दिया जाता है। इसके ऊपर जो है लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर इसके ऊपर छिड़क दिया जाता है, तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा पानी की पूरी सतह। उसके बाद से ये विलयन की n बूंदें इसमें मिलाई जाती हैं। विलयन की n बूंदें जल की सतह पर डाली जाती हैं। विलयन की n बूंदें जल की सतह पर डाली जाती हैं। तो आपको पता है कि n बूंदें डाली जाएंगी, तो जल की सतह पर विलयन की n बूंदों को डालते ही वह लाइकोपोडियम पाउडर को हटा करके और पूरा का पूरा सरफेस नहीं, कुछ स्थान तक सरफेस
कुछ सरफेस पर जो है वह वृत्त के आकार की फैल जाएंगी। किस आकार की फैल जाएंगी? वृत्ताकार। इस वृत्त की रेडियस कैलकुलेट करके हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं कि इसका एरिया कितना है। तो वृत्ताकार, और इस वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लें कि माना इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल ए है, पाई आर स्क्वायर से निकाला जाता है, लेकिन फिलहाल ए मानते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ज़रा सा बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई छोटे छोटे बॉल हैं, बच्चों के खेलने वाले छोटे छोटे जो बॉल होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, कहीं खूब ढेर सारा ले लिया जाए, किसी तालाब के ऊपर डाल दिए, तालाब में पानी के ऊपर डाल दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि बॉल एक के ऊपर दूसरे ऊपर चढ़े रहेंगे, सभी बॉल पानी में बिखर जाएंगे और सबकी एक सिंगल परत बन जाएगी। उसी तरीके से ओलिक एसिड के इस सॉल्यूशन को इसके जल के ऊपर डाला जाता है, तो इस पर जो परत बनेगी, जल के सतह के ऊपर जो ओलिक एसिड की परत बनेगी वह एक आणविक परत होगी। तो कोई परत बनी हुई है, मान लीजिए इस तरह की कोई परत बनी हुई है, तो उस परत की अपनी कुछ मोटाई भी होगी। यह कोई परत है, तो इस परत की जो है अपनी कुछ मोटाई भी होगी। या परत जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसमें जो है ये होंगे, ये गोल गोल हैं, इसी के ऊपर होंगे गोल गोल, तो इसकी इस अणु की अपनी मोटाई होगी। इसी मोटाई को हम एच मान लें और इसकी एरिया को क्या मान लेते हैं? इसकी एरिया को ए। तो आप जानते हैं अब बेलन जैसे बन गया, जिसका क्षेत्रफल ऊपर ए है और इसकी ऊंचाई कितनी है? एच है। यही एच जो है, ऊंचाई जो है, यही अणु का व्यास है। तो इसको हम एच न लिख के क्या लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डी। ये जहाँ डी जो है क्या है? डी अणु का व्यास है, अणु का व्यास है। तो अब क्या किया जाता है? अब मानते हैं कि माना एक बूंद का आयतन, एक बूंद का आयतन बराबर V, अतः n बूंदों का आयतन, n बूंदों का आयतन बराबर NV। अब इधर वाला हमको इरेज करने की आवश्यकता है। तो ये हो गया n बूंदों का आयतन NV। ये तो पूरे बूंदों का आयतन हो गया ना, लेकिन इस आयतन में ओलिक एसिड कितना होगा? अतः n बूंदों में ओलिक एसिड की मात्रा, ओलिक एसिड की या ओलिक एसिड का आयतन बराबर ये हो जाएगा NV इंटू 1/400। 400 क्यों? 1/, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1/20 इंटू 20 है। तो NV आयतन में कितना एल्कोहल के साथ गया है ना इसमें, तो NV अपान, तो ये हो जाएगा NV/400 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यदि जल के पृष्ठ पर फैले, जल के पृष्ठ पर फैले विलयन का क्षेत्रफल ए, विलयन का क्षेत्रफल A सेंटीमीटर स्क्वायर
एवं ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो एवं इसकी मोटाई d ब्रैकेट में अणु का व्यास, अणु का व्यास हो तो यह एरिया और इंटू डी, ए इंटू डी, यह हो गया क्या, आयतन, ए इंटू डी, ये हो गया आयतन हो तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन बराबर, ये कितना आया है, बिलियन का आयतन बराबर NV/400। अभी मैंने बताया है कि यह आयतन जो होगा एरिया और इंटू डी, ए इंटू डी इज इक्वल टू NV/400 या D इज इक्वल टू हो जाएगा, डी डायमीटर बताए हैं अभी हम आपको, इज इक्वल टू NV/400A। या इस तरीके से निकालेंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में आएगा। सीजीएस सिस्टम में V का मान हम सेंटीमीटर क्यूब स्केल पर लिए हैं, V आयतन है, एक बूंद का आयतन V है, या N बूंदें हैं, N बूंदें इसमें टपकाई गई हैं, और या A। इसमें थ्योरी लिखने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, फार्मूला याद रहे तो फार्मूले की सहायता से हम आणविक व्यास का निर्धारण कर सकते हैं, इसलिए यह फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, D इज इक्वल टू NV/400A। या इसी तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हम निकालें, इसी तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व करके पहले फार्मूला बना लिया जाता है, फिर फार्मूला बनाने के पश्चात उसमें वैल्यू पुट करके और निकाला जाता है। इसके पश्चात एक और है, आवागाद्रो की परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। आइए देखते हैं आवागाद्रो परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। इसके लिए मूल कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत जल्दीबाजी में ही थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, यद्यपि आपके केमिस्ट्री के टीचर मैं मान के चल रहा हूँ कि मूल कॉन्सेप्ट दे दिए होंगे। एक मोल बोला जाता है, एक मोल यदि कहीं बोला जाए तो एक मोल कहने का मतलब होता है 1 ग्राम परमाणु। एक मोल कहने का मतलब 1 ग्राम परमाणु, या जब अणु की भाषा में बात करेंगे तो 1 ग्राम अणु। 1 ग्राम अणु भी एक मोल कहलाता है, 1 ग्राम परमाणु भी। जब परमाणु कहते हैं तो यहाँ पर परमाणु भार लिखते हैं, परमाणु भार। मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार हम लिख देते हैं, और इसके आगे हम ग्राम लगा देते हैं। परमाणु भार लिखने के पश्चात हम ग्राम लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन, तो कार्बन का परमाणु भार जो होता है, कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम। कार्बन के 12 ग्राम को हम 1 मोल कहेंगे, ये आप जानने की कोशिश कीजिए। 1 ग्राम परमाणु, जहाँ ग्राम परमाणु लगा दे या ग्राम अणु लगा दे, इसका मतलब 1 ग्राम परमाणु का मतलब होता है 1 मोल, 2 ग्राम परमाणु का मतलब होगा 2 मोल, 3 ग्राम परमाणु का मतलब 3 मोल। लेकिन हम परमाणु की लैंग्वेज में बात करते हैं। जब अणु की लैंग्वेज में बात करेंगे तो 1 ग्राम अणु बराबर 1 मोल अणु, 2 ग्राम अणु का मतलब होता है 2 मोल अणु। अणु का यहाँ पर ग्राम अणु जब लिखते हैं तो जब अणु लिखते हैं इससे हमारा मतलब होता है अणु भार लिख लिया जाता है, अणु भार, और इसके आगे जो है हम ग्राम लगा देते हैं। अणु भार लिख करके जितना हो अणु भार, उसका अणु भार, जैसे O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, परमाणु भार होता है 16, तो 16 दूनी 32। तो ऑक्सीजन के बारे में जब हम बात करेंगे तो
यह कार्बन के रिस्पेक्ट में हमने बात किया है। और यहाँ पर O2 या ऑक्सीजन अणु के रूप में है, O2 है, तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 ग्राम। 32 ग्राम O2 को जो है हम कहेंगे 1 मोल। कैसे निकाला जाता है मोल? कैसे निकाला जाता है? किसी पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? तो मोलों की संख्या बराबर यहाँ लिखा जाता है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान। ग्राम में लिखना चाहते तो ग्राम में ही लिखिए, बटे पदार्थ का परमाणु भार। परमाणु भार या दूसरा फार्मूला जो होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु भार। तो जब अणुओं की बात करेंगे उस दिशा में अणु भार हो जाएगा, परमाणुओं की बात करेंगे तो परमाणु भार हो जाएगा। कैसे? तो आवागाद्रो ने ये बताया था किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उसके कैपिटल N परमाणु होते हैं, या किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कैपिटल N अणु होते हैं, जहाँ कैपिटल N की वैल्यू है, कैपिटल N को बोला जाता है 6.023 × 10⁻23। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 अवयव होते हैं। अब इस अवयव के जगह पर आप परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु कर लेंगे, या अणु की जब आप बात कर रहे होंगे तो आप अणु कह सकते हैं। तो यह इतनी चीज़ें क्लियर हुई, तब हम आइए आपको बताते हैं कि परमाणु की त्रिज्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। माना पदार्थ का द्रव्यमान बराबर स्मॉल m। माना कोई पदार्थ है, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर स्मॉल m। पदार्थ का परमाणु भार कैपिटल M। ये अणु भार होता तो अणु भार को भी कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर परमाणु भार हम लेके चल रहे हैं। और पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन कैपिटल V। पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन कितना है? कैपिटल V है। परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r। परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r। परमाणु की त्रिज्या बराबर स्मॉल r। और आवागाद्रो संख्या, आवागाद्रो संख्या आपको पता है कैपिटल N से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू 6.023 × 23। मान लीजिए पदार्थ का द्रव्यमान यम है, कोई पदार्थ है ये है और यह यम द्रव्यमान का है। मान लीजिए कि इसका आयतन कितना है, इसका पूरा का पूरा आयतन V है। तब आपको एक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए कि जब कहीं भी जो पदार्थ का परमाणु होता है वह गोले के आकार का होता है। छोटे छोटे बाल की कल्पना कीजिए और मान लीजिए कि कहीं किसी कंटेनर में छोटे छोटे बाल रखे गए हैं, तो ये जो छोटे छोटे बाल रखे जाएंगे तो बाल रखते समय ऐसा नहीं है यह पूरा आयतन V है तो कहा जाएगा कि इस पूरे V आयतन में ये बाल रखे गए हैं। लेकिन इस बाल के जहाँ दोनों बाल जुड़ते हैं या सभी बाल जुड़ते हैं वहाँ पर कुछ स्थानों में खाली स्थान रह जाता है जिसके बीच में एयर भरी रहती है।
तो वास्तविकता यही है, यदि उस एयर को निकाल दिया जाए तो वास्तविकता यही है कि वास्तविक आयतन यानी परमाणुओं द्वारा जो घेरा गया वास्तविक आयतन होता है, या यहाँ पर लिख भी दूँ, परमाणुओं द्वारा घेरा गया वास्तविक आयतन पदार्थ द्वारा घेरे गए आयतन का 2/3 होता है। वास्तविक आयतन बराबर 2/3V। ये जो पदार्थ द्वारा घेरे गया आयतन होता है उसका 2/3 होता है। 1/3 भाग में एयर भरी हुई होती है, इसको मैंने आपको बताया। अब क्या है, इतना आइटम दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, परमाणु की त्रिज्या R ज्ञात करनी है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लैक पेन, ये लिखिए, पदार्थ के मोलों की संख्या, ये पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ का परमाणु भार है, तो यहाँ पर लिखेंगे m ग्राम, ग्राम है तो ग्राम भी लिख सकते हैं, या द्रव्यमान m में मोलों की संख्या बराबर स्मॉल m अपान कैपिटल M। अभी मैंने बताया है, ये हो जाएगा। अतः स्मॉल m अपान कैपिटल M मोल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, मोल की संख्या से कैपिटल M को गुणा, कैपिटल M से गुणा कर देते हैं, स्मॉल m अपान कैपिटल M इंटू n। ये तो इतने, ये में परमाणु की संख्या, परमाणुओं की लिखा जाता है, परमाणुओं की संख्या, ये परमाणुओं की संख्या हो गई। अब एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, आप जानते हैं कि परमाणु गोलीय होता है तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि r जो है परमाणु की त्रिज्या है, ये एक परमाणु का आयतन होता है। अतः समस्त परमाणुओं का आयतन, द्रव्यमान m में द्रव्यमान m के समस्त परमाणुओं का आयतन, द्रव्यमान m के समस्त परमाणुओं का आयतन, द्रव्यमान में m में कितने परमाणु हैं, ये इतने परमाणु हैं। एक परमाणु के आयतन से जब गुणा कर दिया जाएगा तो समस्त परमाणुओं का आयतन निकल जाएगा, इज इक्वल टू, क्या करेंगे, स्मॉल m अपान कैपिटल M इंटू कैपिटल N इंटू 4/3 पाई r³। ये तो द्रव्यमान m के समस्त परमाणुओं का आयतन हो गया, ये परमाणुओं का प्योर आयतन है। इतना लिख लिया गया। अब आपको एक चीज़ और बताया गया है कि पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन कैपिटल V है, इसका 2/3 भाग इसके बराबर होगा। परमाणु द्वारा घेरा गया वास्तविक आयतन 2/3V है, पदार्थ द्वारा घेरे गए आयतन का 2/3। तो कैसे लिखेंगे, अब इधर वाले को हम इरेज कर दे रहे हैं, चूँकि परमाणु पदार्थ का
2/3 आयतन घेरते हैं, अतः यह पूरा आयतन जो है M/M n 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 2/3 v। ये जो v है आपको बताया गया है कि पदार्थ का आयतन है। उस पदार्थ के आयतन का 2/3 भाग जो है समस्त परमाणुओं का आयतन होगा, उसमें से एयर को निकाल दिया जाए तो इस 3 से यह 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कट होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r³ इज इक्वल टू कैपिटल V कैपिटल M अपान 2 पाई स्मॉल m और कैपिटल M। तो स्मॉल r इज इक्वल टू Vm अपान 2 पाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M होल टू कैपिटल N है ये, और होल टू द पावर 1/3। ये इसका घनमूल निकाल लिया जाएगा। यहाँ कैपिटल V जो है पदार्थ का संपूर्ण आयतन है, कैपिटल M पदार्थ के परमाणु का परमाणु भार है, और स्मॉल m कितने ग्राम परमाणु मतलब पदार्थ का द्रव्यमान है, कैपिटल N अवोगाद्रो संख्या है। इस प्रकार परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण हो जाता है। यही परमाणु की त्रिज्या होगी, यही परमाणु की त्रिज्या होगी। फुल स्टॉप। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग द्रव्यमान के मापन के संबंध में जड़त्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, फिर उसके बाद से समय के मापन में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके आगे त्रुटि से संबंधित चीज़ें पढ़ी जाएगी। तो आज इतना ही।